हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि जीपैट में मोस्टली टाइम पूछे गए हैं, और यह भी बताया था कि जीपैट के अंदर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से आपके कुछ टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्ट फिक्स्ड होते हैं जहां से क्वेश्चन हर बार हर साल ही पूछे जाते हैं। उसी सीरीज वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया था कि हम फार्माकोलॉजी की अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे, और उस सीरीज में आज हमारा एक लेक्चर है कैंसर के ऊपर, एंटी कैंसर ड्रग्स के ऊपर, जहां से जीपैट में हर बार ही कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है आपका दो पार्ट में होने वाला है। सबसे पहले हम कैंसर को समझेंगे, कैंसर से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे और क्लासिफिकेशन समझेंगे अपने पार्ट फर्स्ट ड्रग्स का। ठीक है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए। इस वीडियो लेक्चर में आपको हम बेसिक से कैंसर की वो सारी डिटेल्स अलॉन्ग विद द ड्रग्स और उसके मैकेनिज्म, कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पढ़ाएंगे, और सेकंड पार्ट में इसके हम अदर जो रिमेनिंग ड्रग्स रहेंगे उसके बारे में बताएंगे, प्लस उनसे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू या प्रीवियस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। जो आपका वर्ड है कैंसर, जब यहां पे हम कैंसर की बात कर रहे हैं, ये आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज हो गई है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप करती है। अब इस कैंसर वर्ड का, इस कैंसर टर्म का ओरिजिन कहां से होता है? कैंसर जो टर्म है, कैंसर वर्ड है, वो ड्राइव होता है आपके ग्रीक वर्ड कार्किनोस से। ठीक है, इसके बाद इस कार्किनोस को लेटर कैंसर बोला गया। और कैंसर कहां, किसने वर्ड से ओरिजिनेट हुआ? ये लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ, और इसको लैटिन वर्ड जो है एज इट इज, इसको कैंसर ले लिया गया इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये तो इसके ओरिजिन की कहानी हो गई। और कहें तो 4th सेंचुरी बीसी में हिप्पोक्रेट्स ने जब मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में देखा तो उसने ये देखा इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है क्रैब, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं केकड़ा। सिंपल शब्दों में कहें तो जब उस हिप्पोक्रेट्स ने देखा कि जहां पर किसी पर्सन के ट्यूमर डेवलप हुआ है, उसकी स्किन के ऊपर बेसल स्वेल हो गई है, बहुत ही खुरदरी जैसी या फिर बहुत कहा जाए एक अजीब सी स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर जो फॉर्म हो गया, उसको उसने नाम दिया। उसके बाद में लेटर 14th सेंचुरी में लैटिन टर्म कैंसर आया, और इसके बाद 17th सेंचुरी में इंग्लिश में इसको अडॉप्ट कर लिया। ये तो हो गई बात सीधे इसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैंसर को, कि कैंसर एक्चुअल में होता क्या है। उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो कि आपकी बॉडी के चीजों से रिलेटेड है। ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई होती है? ह्यूमन बॉडी की यूनिट क्या होती है? उसको हम बोलते हैं सेल। क्लियर है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब कैंसर को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें सेल के बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, सेल का काम होता है कि वो ह्यूमन ग्रोथ के लिए डिवाइड करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, और उससे क्या है, ह्यूमन ग्रोथ होती है। अब ये जो नॉर्मल कंडीशन में हम बात करें, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सेल जो है वो एक कंट्रोल मैनर में ग्रो करती हैं। ठीक है, उसके बाद ये रेगुलेटेड होती हैं बाय बॉडी मैकेनिज्म की एक सर्टेन पैरामीटर और क्राइटेरिया के साथ ही सेल को ग्रो करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती हैं जो नॉर्मल सेल होती हैं। बट कैंसर सेल, कैंसर क्या है कि अब जो नॉर्मल सेल हैं उसी के अंदर कोई ऐसी सर्टेन म्यूटेशन हो जाना या कॉजेस हो जाना जिसकी वजह से जो सेल की ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। यानी कि सेल एक फिक्स पैटर्न में ग्रो कर रही थी, एक कंट्रोल मैनर में डिवाइड कर रही थी, प्रोलिफरेट कर रही थी। अब यहां पर क्या होगा, सब इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये अनकंट्रोल्डली ग्रो करेंगी, अनरेगुलेटेड हो जाएंगी, अपनी मर्जी से जितना शेप चाहे वैसा साइज बना लेंगी और अनकंट्रोल्डली ग्रो करेंगी। उसके अलावा कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करेंगी। ये सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कैंसर होता है। इसको अगर हम टेक्निकल टर्म में समझें, कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। कैंसर एक सिंगल डिजीज नहीं होता है, ये 100+ डिजीज का एक ग्रुप है जिसको हम कैंसर कहते हैं। कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द मैलिग्नेंट नियोप्लासिया। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि जो बॉडी के अंदर एक ऑर्गन में ना रह के अलग अलग जगह पर स्प्रेड करे, जिसको हम मेटास्टेटिस भी बोलते हैं।
ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट्स को जाके डैमेज करेगा और उनमें भी ट्यूमर कॉज कराएगा। जो वर्ड है न्यूप्लासिया, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग सेल है उसमें कोई नई ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है जो कि अनकॉमन है, अनयूजुअल है, एबनॉर्मल है, अनकंट्रोल्ड है, उसको हम न्यूप्लासिया कहते हैं। न्यू मतलब न्यू कोई ग्रोथ, प्लासिया मतलब ग्रोथ। क्लियर है यहां तक? अब कैंसर को समझने के लिए हमको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो पैटर्न कैंसर फॉलो करता है। पहला है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें, कोई भी सेल जो है वो नॉर्मल केसेस में ग्रो कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो वो क्या करेगी, अगर इसमें कोई भी अनकॉमन चीज हुई, यानी कि ये फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, यहां पर कोई बड़े साइज की सेल हो गई तो ये कांटेक्ट में आके अपने आप को डिवाइड करना या अपनी साइज को बढ़ाना रोक देगी। बट कैंसर डू नॉट फॉलो दिस थिंग। कैंसर क्या करेंगे, अगर किसी नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में भी आएंगी तो उनसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो उस रूल को नहीं फॉलो करेंगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, और वो अनकंट्रोलली ग्रो करने लगेंगी। दूसरा है कि लॉस ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कैंसर, कोई भी नॉर्मल बॉडी की सेल जो है, अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल उसका डीएनए खराब है या फिर सेल की एज होगी, उसकी लीक आउट हो गया, ऑर्गेनेलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस है, तो सेल एक सुसाइड प्रोसेस के थ्रू, सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू अपने आप को किल कर लेती है, जिसकी वजह से बॉडी में कोई भी हार्मफुल थिंग्स ना हो। इसको हम सिंपल भाषा में अपोप्टोसिस कहते हैं, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के थ्रू अपने आप को सेल किल कर लेती है, सिंपल मीनिंग। बट कैंसर सेल में क्या होगा कि कैंसर सेल में कोई भी प्रॉब्लम हो, डीएनए डैमेज हो, ऑर्गेनेल्स का साइज बढ़ाओ, अनकंट्रोलली ग्रो कर रही हो, कितनी बार वो डिवाइड कर रही हो, वो हो जाती है इमॉर्टल, यानी कि अब वो डाई नहीं करेगी, अपोप्टोसिस को फॉलो नहीं करेगी। ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके कैंसर की। तो इस टॉपिक में क्या है, कैंसर एक ऐसी ग्रुप ऑफ डिजीज है जहां पर वो ह्यूमन सेल्स को अफेक्ट करती है, जिससे क्या है कि जो ह्यूमन की सेल हैं वो अनकंट्रोल मैनर में, अनरेगुलेटेड मैनर में ग्रो करने लगती है, मल्टीपल डिवीजन होने लगते हैं और ट्यूमर की फॉर्म में वो अपीयर होने लगती है। अब यहां पर ट्यूमर जो है दो टाइप के होते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक बिनाइन ट्यूमर। इसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है, तो हम जरा इन दोनों ट्यूमर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों ट्यूमर होते क्या हैं। तो पहला है, और एक स्टोरी लाइन से हम इसको समझेंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लियर फॉर्म में क्लियर हो जाए कि आपका जो कैंसर है और कैंसर के जो दो टाइप है, मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, उनके क्या क्या उनके अंदर स्पेशलिटी है या क्या पर्टिकुलर पैरामीटर से दोनों डिफरेंशिएट करते हैं आपस में। पहला है हमारा बिनाइन ट्यूमर, दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो एक सिंपल सी मैं स्टोरी आपको बताता हूं कि ट्यूमर, अगर हम बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर क्या है, एक सीधा साधा पड़ोसी है जो अपने घर में रहता है और आसपास की चीजों को अफेक्ट नहीं करता। सम टाइम ये नॉन कैंसरस हो सकता है। यहां पर मैं बात करूं कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी ट्यूमर डेवलप हुआ तो अपनी सीथ के अंदर प्रेजेंट रहेगा, उसके अलावा वो आसपास के ऑर्गन या टिश्यू को डैमेज नहीं करेगा। सम टाइम ये नॉन कैंसरस होते हैं। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये क्या है, बहुत ज्यादा शैतान पड़ोसी है, आतंकवादी टाइप का है। ये क्या करेगा, खुद का घर तो बर्बाद करेगा, साथ ही ट्रेवल करके यानी कि ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन से अदर घर के पास जाएगा, उनको भी अफेक्ट करेगा, उनको भी बर्बाद करेगा। इस तरीके से ही काम करते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में समझें तो बिनाइन ट्यूमर आर हार्मलेस और सम मोस्टली दे आर नॉन कैंसरस। बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, साइट ऑफ ओरिजिन जहां पर होता है वहीं पर ये रहते हैं, इधर उधर ट्रेवल नहीं करते हैं, दूसरे ऑर्गन्स को टिश्यू को अफेक्ट नहीं करते। यूजुअली सराउंडेड बाय, यानी कि जैसे मैंने बताया घर के अंदर रहते हैं, कैप्सूल के द्वारा अपने सराउंडेड रहते हैं और दे डू नॉट स्प्रेड अदर बॉडी पार्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइपोमा, फैट का ट्यूमर, फाइब्रॉइड्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये ट्यूमर सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं और हम कहें तो इनको ही हम ट्रू कैंसर कहते हैं। ये इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। रैपिडली ग्रो करते हैं, ये आसपास के टिश्यू को इन्वेड करेंगे और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। दे कैन स्प्रेड बाय द बॉडी पार्ट में ब्लड और लिम्फ के थ्रू ट्रेवल करते हैं और ये इनकी स्प्रेडिंग को, यानी कि जब कोई भी मैलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप हुआ तो बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू जब वो ट्रेवल करेगा दूसरे टिश्यू को अफेक्ट करेगा, उस चीज को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्लियर है? एग्जाम्पल में हम समझेंगे कार्सिनोमा और सार्कोमा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जितने भी कैंसर ट्यूमर होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं, बट जितने भी कैंसर है ऑल ट्यूमर आर और सॉरी ऑल कैंसर आर ट्यूमर बट ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप के कैंसर होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, और यहीं पर हम समझेंगे कि उनके सफिक्स में अगर कोई वर्ड लगा है जैसे कि ओमा वर्ड या कार्सिनोमा या सार्कोमा, वो आपके किस टाइप के कैंसर होते हैं। तो अगर हम पहली बात करें कार्सिनोमा, 90% ऑलमोस्ट हम कहें 80 to 90%
लोगों में जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा टाइप का होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है। अब ये कहां पर, ये ऑर्गन की और स्किन की लाइनिंग के ऊपर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल एडिनोकार्सिनोमा जैसे ग्लैंड्स का कैंसर, ब्रेस्ट और आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, स्क्वामस कैंसर, सेल कार्सिनोमा जैसे कि स्किन और लंग्स और ईसोफेगस को ये डैमेज करता है, वहां पर कैंसर कॉज करता है। दूसरा हम देखें सार्कोमा, ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज करता है जैसे कि बोन, कार्टिलेज और फैट, इन सब पे जाके कैंसर कॉज करता है। फॉर एग्जांपल बोन का कैंसर ऑस्टियोसार्कोमा, कार्टिलेज का कैंसर कॉन्ड्रोसार्कोमा और लाइपोसार्कोमा फैट सेल का कैंसर। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि हर कैंसर में ट्यूमर फॉर्म हो या लम्स बने। एक टाइप का कैंसर है जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं और इसको हम एक और नाम से जानते हैं विच इज नोन एज अ लिक्विड कैंसर। ये कैंसर कहां से स्टार्ट होता है, बोन मैरो से स्टार्ट होता है, जहां पर हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट्स बनते हैं। मेनली यहां पर जो WBC होती हैं उनका सेल का साइज बढ़ जाता है और वो एबनॉर्मली ग्रो करने लगती हैं, इसी को हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका लिम्फोमा और माइलोमा, जैसा कि नाम बता रहा है ये हमारे इम्यून सिस्टम के कैंसर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिम्फ से शुरू होता है, लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करते हैं। फॉर जैसे कि हॉटकिंग और नॉन हॉटकिंग लिम्फोमा जो होते हैं, माइलोमा स्टार्ट फ्रॉम प्लाज्मा सेल से स्टार्ट होते हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती हैं उनको जाके अफेक्ट करते हैं और उनमें कैंसर कॉज करते हैं, नोन एज अ मल्टीपल माइलोमा। अब एक ट्रिक यहां पर यह है कि जहां पर भी वर्ड ओमा लगा हो वो मोस्टली कौन से आपके टाइप के ट्यूमर होंगे, बिनाइन ट्यूमर होंगे। बट इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि मेलानोमा, लिम्फोमा, हेप्टोमा और हेपाटोमा, ये जो कैंसर होते हैं इन चारों के अगर आपने नाम याद रख लिए, ये एक्सेप्शन है, ये आपके क्या होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। बट इसके अलावा कहीं पर भी वर्ड आता है ओमा, जैसे कि फाइब्रोमा और लाइपोमा, ये आपके मोस्टली कौन से होंगे, बिनाइन ट्यूमर होंगे। और एक और चीज, अगर किसी भी कैंसर के सफिक्स में कार्सिनोमा या सार्कोमा वर्ड प्रेजेंट है वो ऑलवेज बी अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्लियर है। नेक्स्ट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कैंसर सेल समझना है, कैंसर की सारी चीजें समझना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यहीं पर आपके जीपैट में क्वेश्चन पूछा गया था ब्रेस्ट कैंसर सेल से, और आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहां से। अब ये क्या है, इनको बहुत ही हम सिंपल वे में समझेंगे एक स्टोरी के थ्रू। हमारी जो सेल है, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में समझने का डिफरेंस है। उसको हम एज अ कार समझ लेते हैं कि वो एक कार है। अब उसके अंदर एक होते हैं हमारे ब्रेक और दूसरे होते हैं एसिलेटर। एसिलेटर का मतलब ये होता है कि कैंसर ब्रेक में जब ग्रोथ करानी है और कब ब्रेक लगाना है या ग्रोथ रोकनी है, उसके लिए जीन प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं जो ब्रेक होते हैं, यानी कि ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट हैं उन सेल में कब ग्रोथ को रोकना है, कब डिवीजन को रोकना है, उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज हम समझे, अगर जैसे कि T53 जीन है, इसको हम बोलते हैं गार्डियन ऑफ द जीनोम। ये क्या करता है, जब कोई भी सेल डिवीजन के लिए जाती है तो T53 का काम ये होता है कि वो डीएनए को चेक करे, डीएनए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डीएनए डैमेज तो नहीं है, सारी बेस पेयरिंग एकदम एग्जैक्ट हुई है, एक्यूरेट हुई है, डीएनए में कोई एक्स्ट्रा कोई कॉलिंग वगैरह तो डिस्टर्ब नहीं हुई है। उसको क्या करेगा, ये प्रॉपरली चेक करेगा। अगर वो सही है तब तो सेल आगे डिवीजन के लिए जाएगी, नहीं है तो उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा, और अगर वो फिक्स नहीं कर पाता है तो यहां से ये क्या करेगा, रोक देगा सेल के डिवीजन को, और सेल क्या है, अपोप्टोसिस के थ्रू प्रोसेस में चली जाएगी और अपने आप को किल कर लेगी। बट कैंसर सेल में क्या होगा, कैंसर सेल में ये होगा कि जब ये पर्टिकुलर जीन, यहां पर हम समझेंगे कि ब्रेक फेल हो जाता है, यहां पर जो T53 प्रोटीन है या T53 जो जीन है, P53 प्रोटीन है, ये उस सेल में फेल हो जाता है और उसकी ग्रोथ को रोक नहीं पाता, और डैमेज डीएनए के साथ में सेल मल्टीपल डिवीजन में चली जाती है, ग्रो करने लगती है और प्रोलिफरेट करने लगती है कैंसर के केस में। अभी हम समझे ब्रेस्ट कैंसर जीन की अगर हम बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर जीन भी इसी तरीके से काम करते हैं, जब ब्रेक की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए को देखते हैं कि वो प्रॉपरली फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर इस जीन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है कैंसर की सिचुएशन में, तो डीएनए जो डैमेज डीएनए उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है और ये ब्रेस्ट सेल को अफेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट,
RB1 जीन एज ए गेट कीपर की तरह काम करता है। ये G1 में ये देखता है, मेनली ये आई कैंसर में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। इसको हम रेटिनोब्लास्टोमा भी के नाम से जानते हैं। ये क्या करेगा, सेल के पास एज ए गेट कीपर की तरह काम करेगा G1 फेज में। ये देखेगा कि सेल डिवाइड करने के लिए कंप्लीटली रेडी है या नहीं है, सारे सीक्वेंसिंग सही से हुई है, सारे ऑर्गेनेलिज बन गए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन गए, सब कुछ प्रॉपर हो गया है नहीं हो गया। यहां पर ये इंश्योर करता है कि सेल प्रॉपर्ली रेडी है या नहीं है। बट कैंसर सिचुएशन में क्या होगा, ये ब्रेक फेल हो जाएगा, ये इंश्योर नहीं करेगा और कॉज होगा रेटिनोब्लास्टोमा, दिस इज नोन एज अ आई कैंसर। क्लियर है। यहां पर हमने बात करी जैसे कि शील्डिंग की तरह काम करता है, ये उसकी तरह काम करता है। अगर इस सब में ना हो तो कैंसर की ग्रोथ होने लगती है। अब बात कर लेते हैं किसकी, एक्सेलरेटर की। अब कैंसर को एज अ कार समझ रहे हैं, अब ग्रोथ को हमें बढ़ाना है, एक्सेलरेट करना है, तो उसके लिए ये काम करता है आपका ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर 2। ये क्या करता है कि ये एक तो सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, और सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होने के साथ साथ ये क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। कौन से सिग्नल, ग्रोथ सिग्नल्स। इनको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। ये सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ऑन्कोजीन्स तो आपके कैंसर जीन होते हैं, इनको हम बोलते हैं वैसे जो नॉर्मल सेल में काम करते हैं, विच इज नोन एज अ प्रोटो ऑन्कोजीन्स। क्लियर है। कैंसर के केस में ऑन्कोजीन क्या करेंगे, अब जो एक्सेलरेटर है ये सिग्नल रिसीव करेगा, सिग्नल रिसीव करने के बाद में सेल को ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ाएगा। बट कैंसर के सेल में क्या होगा, ये हो जाते हैं हाइपर सेंसिटिव, ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है और सेल क्या है, अनकंट्रोलली ग्रो करने लगती है, डिवाइड करने लगती है, क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल सेल का सिग्नल आ रहा था ग्रोथ करने के लिए वो अनकंट्रोल हो जाता है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, मल्टीपल सिग्नल रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से सेल अपने आप को मल्टीपल टाइम्स ग्रो करती है, डिवाइड करने लगती है। सेकेंडरी है रास जीन फैमिली। इन रास जीन फैमिली का क्या काम होता है कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एज अ ऑन और ऑफ की तरह काम करते हैं रास प्रोटीन। यानी कि अब सिग्नल यहां से मिला तो सेल की ग्रोथ को ऑन कर दो, जैसे एक्सेलरेटर बढ़ा दो कि अब ग्रोथ होने लग जाएगी। बट यहां पर क्या होगा कि रास प्रोटीन में म्यूटेशन होने की वजह से जो आपका स्विच है वो ऑलवेज ऑन मोड पर हो जाएगा, सिग्नल आता जा रहा है, ग्रोथ होती जाएगी, मल्टीपल टाइम डिवीजन होता जाएगा। इन सब फैमिलीज को याद रखना है कैसे काम कर रहा है। दूसरा माइक, ये क्या करती है कि जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं उन जीन के लिए ट्रांसक्रिप्ट करती है, ताकि जो प्रोलिफरेशन है वो अच्छे से हो सके। यानी कि अलग अलग जीन जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन करती है। क्लियर है। बट इसी अनकंट्रोल्ड यानी इन सब जीन में म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर सेल्स बनने लगते हैं। मेनली T53 प्रोटीन जो है वो अफेक्ट होता है, जो कि ब्रेक फेल हो जाता है, उस केस में सेल कंट्रोलली ग्रो करने लगेगी। ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है। यहां तक सेल के अंदर कौन कौन से जीन और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इनके नाम आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 2 बार पूछे गए और हो सकता है अलग अलग जगह से क्वेश्चन भी पूछे जाएं। अब अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैंसर को पढ़ रहे हैं तो आपको फेजेस ऑफ सेल साइकिल समझ में आना चाहिए। ये अगर आपने पढ़ लिया है तो आप किसी भी कैंसर सेल जो होती हैं या कैंसर ड्रग जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कहां पर क्या क्या कौन कौन सी प्रोटीन बढ़ रही है, बट एक सिंपल वे में हम समझ लेते हैं कि जो सेल जब डिवाइड करती है, जब सेल प्रोलिफरेट करती है, तो वो कौन कौन से फेजेस या स्टेप से होकर गुजरती है। मेजरली हम बात करें तो 2 फेज होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरफेस, ये आपका प्रिपरेटरी फेज होता है, 90% टाइम आपका यहीं पर लगता है, यानी कि सेल अपने आप को रेडी करती है, प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीजन। दूसरा होता है आपका एम फेज, यानी कि माइटोटिक फेज बोलते हैं हम इसको, और यहां पर 5% टाइम लगता है। यहां पर सेल 2 पार्ट में या 2 उसमें सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब एक एक करके समझते हैं। जो आपका इंटर फेज है, जिसको हम प्रिपरेटरी फेज के लिए बोल रहे हैं, वो आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला है, स्टार्ट होता है G1 से, फिर S, फिर G2। अब G1 क्या है, G1 में क्या होगा, सेल क्या करेगी, अपने साइज को बड़ा कर लेगी, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज को फॉर्म कर लेगी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बन जाएंगे। यहां से जो सेल है
अब क्या है, डिवीजन के लिए तैयार हो रही है खुद के लिए। बट अगर कुछ सेल जो डिवाइड नहीं करते हैं वो G1 से शिफ्ट होकर G0 या G0 में चले जाएंगे, ये सेल डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स की सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं, वो G1 से G0 में चली जाती हैं। बट ये सेल एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ये वर्क करेंगे, अगर इनकी नीड होगी तो ये दोबारा आएंगे। जैसे मसल्स की जो सेल्स होती हैं कार्डियक मसल्स की, वो भी हमारे G0 को फॉलो करती हैं। अब है एस फेज, जिसमें सिंथेटिक फेज हम बोलते हैं। यहां पर क्या है, डीएनए की कॉपी बनेगी, सेल बड़ी हो रही है। अब डीएनए क्या है, डीएनए डिवाइड करेगा। डीएनए डिवाइड कहने का मतलब यह है कि डीएनए अपने सेम नंबर की, यानी कि अगर डीएनए 2n है तो 2n से 2n ही रहेगा, बट 2c से 4c बन जाएगा, यानी डीएनए की 2 कॉपी बन जाएंगी, बट क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये इसलिए भी जरूरी है कि कुछ ड्रग्स हमारी G1 पे भी काम करती हैं, जैसे एट्रोपिनोसाइड, और एस फेज पे भी हमारी ड्रग्स काम करती हैं। जितने भी आपके एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स हैं, मिथोट्रेक्सेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल, ये सब सिंथेटिक फेज में काम करती हैं, ये डीएनए को बनने ही नहीं देते। सम एल्काइलेटिंग एजेंट्स भी आपके एस फेज में काम करते हैं। फिर G2 पे कुछ ड्रग्स काम करती हैं, और फिर लास्ट में अब G2 वाला फेज है, पहले इसको समझ लेते हैं। फेज में क्या होगा, एस फेज में डीएनए की आपकी कॉपी बन गई, फाइनल चेक। G2 में क्या होगा कि ये होता है कि डीएनए की प्रॉपरली कॉपी बन गई है या नहीं बन गई है। यहीं पर हमारा P53 प्रोटीन भी काम करता है, देखता है कि वो डीएनए की प्रॉपर कॉपी बनी है नहीं बनी है, डीएनए प्रॉपरली फॉर्म हुआ है नहीं हुआ है, और वरना ब्रेक लगा के सेल को अपोप्टोसिस में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बन जाती है जो लास्ट में जाके स्पिंडल फाइबर बनाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम फेज की, इसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। और इन 2 फेज में आपका क्या, 3 फेज में आपका होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये 4 फेज होते हैं जिसको आप याद रख सकते हैं पीमेट के नाम से। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, आपका डीएनए कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, डीएनए कंडेंस होने लगेगा, क्रोमोसोम लाइक का मोटा हो जाएगा और क्रोमोसोम्स की तरह वो दिखने लगेगा। क्लियर है। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होगा कि जो डीएनए है वो मिडिल लाइन में आ जाएगा, जो आपका क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पे आ जाएंगे। फिर क्या होगा, और यहाँ पर आपकी ड्रग वर्क करती है, पेक्लिटेक्सल की ड्रग जो होती है, और आपकी ब्लास्टिन भी यहीं पर वर्क करती है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं, उन फेज में ही काम करती है। यहाँ पर क्या है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में बढ़ जाएंगे और अवे हो जाएंगे, यानी कि सेल में दूर दूर चले जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स। और लास्ट आता है हमारा टीलोफेज, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जहां पे क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट वाला फेज जो टीलोफेज है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर सेल क्या है, एक फरो बन जाएगी बीच में, और यहाँ से सेल 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, यानी कि सेल की 2 कॉपी, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। क्लियर है, ये सेल का नॉर्मल सेल डिवीजन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसी पर्टिकुलर डिवीजन में कैंसर सेल्स क्या करती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं, अनकंट्रोल्डली ग्रो करने लगती है। बट स्टेप्स और फेज यही फॉलो होंगे कैंसर सेल में भी। इसीलिए जितनी भी आपने कैंसर ड्रग्स मोस्टली पढ़ते हैं वो आपकी साइटोटॉक्सिक होती हैं, यानी कि किस फेज को आपको टारगेट करना है, एस फेज को टारगेट करना है, G2 को टारगेट करना है, G1 को टारगेट करना है, एम फेज को टारगेट करना है। यहीं से उनका मैकेनिज्म बनता है और सेल को किल कर देते हैं, स्पेसिफिकली कैंसर सेल को। बट यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि जो कैंसर की सेल हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही कैंसर की सेल को ही जाके किल करें। जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं, यानी कि वो कैंसर को सेल को मारती हैं, वो आपकी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सेल साइकिल स्पेसिफिक और एक होती है आपकी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो ये सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स हैं वो सेल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर फेज में जाके ही एक्शन प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि वो एक पर्टिकुलर स्टेप में ही, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें एस फेज को टारगेट करना है तो एस फेज में ही जाएंगी, वहां पर सेल को जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी और सेल को किल कर देंगी। बट जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग होती हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा कहते हैं कि कैंसर की ड्रग्स में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, वो इन्हीं ड्रग्स से आता है, क्योंकि ये रेस्टिंग सेल्स को भी जाके किल कर देती हैं, नॉर्मल सेल्स को भी किल कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका बोन मैरो सेपरेशन, अलग अलग तरह के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, एलोपेसिया, आपके हेयर फॉलिकल्स की सेल्स को भी किल करने लगती हैं। इसलिए कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है इसमें सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो 2 टाइप की ड्रग होंगी आपकी, सेल साइकिल स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। ये सेल साइकिल डिस्रप्टर होते हैं। दूसरी हमारी टारगेटेड ड्रग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और अलग अलग तरीके के स्मार्टफोन। यहां पर सेल क्या है, एक स्पेसिफिक टारगेट पे जाके एक्ट करेंगी और सेल को वहां से डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहां पर हमारा टारगेट एक ही है कि कैंसर सेल को किल करना है, वो कोई सी प्रोसेस से करें। ये थोड़े सेफ होते हैं, कम क्या कहते हैं साइड इफेक्ट्स इनके होते हैं। तीसरे हमारे हार्मोनल ड्रग्स।
हार्मोनल ड्रग्स आपके हार्मोन इंड्यूस कैंसर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, इन केस में कुछ हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, दे एक्ट एज अ फ्यूल, यानी कि ये जब आएंगे तो कैंसर सेल्स को बढ़ावा मिलेगा, या कैंसर सेल बढ़ेगी या कैंसर सेल प्रोलिफरेट होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हार्मोन्स को ब्लॉक कर देते हैं बाय द गिविंग हार्मोनल ड्रग्स, जिससे क्या है उनको फ्यूल नहीं मिलता और वो भूखे मर जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम समझे। आपका है मिसलेनियस ड्रग, इसमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया, जिसके ऊपर जीपेट में क्वेश्चन पूछा गया, एल एस्पार्जिनेज दिए जाते हैं, इन सब की ड्रग्स आपको दी जाती हैं। क्लियर है? इन 4 मेन कैटेगरी में कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स को बांटा गया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैंसर के कुछ क्लासिफिकेशन। इसी पार्ट को आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, इन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझेंगे। सबसे ज्यादा जो जीपेट में क्वेश्चन आए हैं वो यहां से आए हैं। उसके अलावा मेथोट्रेक्सेट से क्वेश्चन पूछा गया है, सिस्प्लेटिन से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, उसके अलावा प्रोकार्बाजिन, डाकार्बाजिन, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कार्मस्टिन, लोमस्टिन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो टाइप 1 है कैंसर ड्रग्स का, वो हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट, प्लेटिनम कोऑर्डिनेटर, प्लेटिनम डेरिवेटिव्स और एंटी मेटाबोलाइट्स। एल्काइलेटिंग एजेंट को समझने के लिए एक ट्रिक हम पढ़ते हैं जिसको मैं बोलता हूं NEAT के नाम से। ठीक है, पहले में आते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, दूसरे में आपके नाइट्रोसो यूरियास, उसके बाद आपके इथाइल एनिमीन्स, और एल से एल्काइल सल्फोनेट, और टी से आपके ट्राइजीन्स आते हैं जिसको हम मिथाइल हाइड्रोजन के ट्राइजीन्स आ गए। क्लियर है? अब यहाँ पर नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आपके मिक्लोरिथामिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड का एनालॉग है आइफॉस्फामाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, मेल्फेन आते हैं। इथाइल एनिमीन्स में थायोटेपर और बेंजोटेपर अलग अलग ड्रग्स आती हैं। एल्काइल सल्फोनेट में आपकी ब्यूसल्फोन आती है। नाइट्रोसोयूरिया में कार्मस्टिन, लोमस्टिन, जो कि आपके ब्रेन कैंसर में, क्योंकि ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। ट्राइजीन्स में आपकी डाकार्बाजिन, टेमोजोलामाइड, और उसके अलावा मिथाइल हाइड्रोजन में आपके प्रोकार्बाजिन्स आते हैं। अब आ जाते हैं प्लेटिनम डेरिवेट, जिसके अंदर सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्साप्लेटिन, ये एज अ नकली खाने की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि जो डीएनए के बेसिस हैं उनकी मिमिक्री करते हैं, जैसे फोलेट एंटागोनिज्म, मेथोट्रेक्सेट, पैमिट्रेक्सेट, प्यूरिन एंटागोनिज्म, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्यूरिन, फ्लूडाराबिन। उसके अलावा आती है हमारे पायरिमिडीन एनालॉग्स एंटागोनिस्ट, जिसमें 5-फ्लोरोयूरिसिल, कैप्सिटाबिन और सिटाराबिन। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए को समझने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है। डीएनए क्या है? एक ट्विस्टेड लैडर की तरह है। क्लियर है? यानी कि एक ट्विस्टेड लैडर की तरह है। अब इसके बीच में बने होते हैं बेसिस, जो होते हैं आपके नाइट्रोजीनस बेसिस। तो ये उसके पैडल की तरह हम मान सकते हैं। एक ट्विस्टेड लैडर है, इसके अंदर पैडल है जो नाइट्रोजीनस बेस के बने हुए हैं। ठीक है? अब ये नाइट्रोजीनस बेस है, ये आपके 2 मेनली एनालॉग से बनते हैं। एक है आपके प्यूरिन डेरिवेटिव्स, और दूसरे हैं आपके पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके अंदर आपके आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। इसके अंदर आ जाते हैं आपके साइटोसिन और थाइमीन। अब अकॉर्डिंग टू द चारगॉफ रूल, ये जो जुड़े हुए होते हैं आपस में जब बॉन्डिंग करते हैं, ये ऐसा नहीं रैंडमली जुड़ जाते हैं, ये एक फिक्स पैटर्न की तरह जुड़ते हैं। जैसे कि एडेनिन हमेशा थाइमीन से ही जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ही जुड़ेगा। इसमें 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। इन सबको समझ लीजिए ताकि आपके आने वाले लेक्चर में, आने वाली कॉन्सेप्ट में काम आएगा। क्लियर है यहां तक? क्योंकि यहां पर आपके कौन एक्ट करेंगे, जितने भी एनालॉग्स हमने पढ़े थे, पायरिमिडीन और प्यूरिन एनालॉग्स वगैरह, इन्हीं जगह पर आके एक्ट करेंगे।
ये और हम बेसिक्स से समझ सकते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है आपका, इसमें आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह भी वो आने वाले क्लासेस में हम समझेंगे। उसके अलावा सेकंड पार्ट में हम टारगेटेड और हार्मोनल ड्रग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में। एल्काइलेटिंग एजेंट जो हमने पढ़े थे आपके कौन कौन से, एननीड, नाइट्रोजन मस्टर्ड वगैरह, उन सब के बारे में। अब एल्काइलेटिंग एजेंट्स ड्रग्स का आपको मैकेनिज्म समझना है, तो एक बेसिक और सिंपल ट्रिक्स में हम आपको सिंपल से समझाते हैं। सपोज करिए कि जो डीएनए है वो आपका क्या है, जिपर की तरह है, एक जिपर की तरह बना हुआ है आपस में। अब ये जो जिपर है, जब सेल का रेप्लिकेशन होता है तो इसकी डीकॉइलिंग होती है, डीएनए डिवाइड करता है, सब कुछ काम करता है। बट जितने भी आपके एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सुपर ग्लू। ये ग्वानिन की 7th पोजीशन पे जाके एक एल्काइलेशन या क्रॉस लिंकिंग कर लेंगे, सुपर ग्लू की तरह यहां पर जाके चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हो पाएगा और वहीं पर क्या है, सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी और सेल मर जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर जो सिंपल एक्सप्लेनेशन में क्या है, क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है कि डीएनए एज ए ग्लू की तरह चिपक जाएगा दोनों डीएनए के बीच में ग्वानिन की एन से पोजीशन पर, और वो जब सेपरेट आउट नहीं हो पाएगा, यानी क्रॉस लिंकिंग ग्लू, द डीएनए स्ट्रैंड टुगेदर प्रिवेंट देम टू सेपरेट फ्रॉम द रेप्लिकेशन। यहां पर आपकी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स भी एक्ट करती हैं जो हमने एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी, अपने आप को मेटाबोलाइज करने के बाद इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में जाती हैं और एक बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन बनाती हैं। ये कार्बोनियम आयन क्या करेगा, ग्वानिन की बेस पे 7th पोजीशन पे जाके, N7 पोजीशन पे जाके चिपक जाएगा। जैसे ही वहां पे जाके चिपकेगा और वहां पर एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और वहां पर क्रॉस लिंकिंग कर लेगा, जिसकी वजह से डीएनए सेपरेट नहीं हो पाएगा। और जब वो सेपरेट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल अल्टीमेटली मर जाएगी। क्लियर है? उसके अंदर की कुछ स्पेसिफिक ड्रग, आपके जो एल्काइलेटिंग एजेंट है उसके अंदर नाइट्रोजन मस्टर्ड है, उसके अंदर मीक्लोरइथामीन आपकी फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग है। उसके अलावा साइक्लोफॉस्फेमाइड है। अब ये साइक्लोफॉस्फेमाइड हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था आपका मैस्ना से रिलेटेड, व्हाट इज मैस्ना। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड आपकी एक प्रो ड्रग है जो कि लीवर में जाती है और CYP450 एंजाइम से कन्वर्ट होती है एल्डोफॉस्फेमाइड में। अब एल्डोफॉस्फेमाइड में जब ये कन्वर्ट होती है तो ये 2 प्रोडक्ट बनाती है, एक है आपका फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड और दूसरा है आपका टॉक्सिक वेस्ट जो है एक्रोलीन। फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड जो होती है वो कैंसर सेल को जाके किल करती है, यानी कि एल्काइलेशन वाले N7 पोजीशन पर जाती है और वहां पर ग्लू की तरह काम करती है और कैंसर सेल को मार देती है। बट ये जो एक्रोलीन है जो टॉक्सिक बेस बॉडी के अंदर बनता है वो क्या करता है, हेमोरेजिक सिस्टिसाइटिस कॉज करता है। क्यों कॉज करता है, क्योंकि एक तो ये टॉक्सिक बेस है, जब ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है तो ये ब्लैडर की लाइनिंग को जला देता है, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड के अंदर यूरिन आने लगता है, इसको हम बोलते हैं हेमोरेजिक सिस्टिसाइटिस। रीजन क्या है, जब ब्लैडर को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से ब्लैडर की लाइनिंग जो है थोड़ी सी जल जाती है और ये यूरिन भी सिक्रीट करने लगती है, इसलिए यूरिन के अंदर ब्लड आने लगता है। अब इस चीज को मैनेज करने के लिए दिया जाता है मैस्ना, जिसको हम मरकैप्टोइथाइल सल्फोनेट के नाम से जानते हैं। ये मैस्ना क्या करता है, इसके अंदर सल्फोहाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये एक्रोलीन से जाके रिएक्ट करता है और उस एक्रोलीन से रिएक्ट करने के बाद इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज जब ये हो जाएगा तो ये हेमोरेजिक सिस्टिसाइटिस कॉज नहीं करेगा और इस कंडीशन में पेशेंट को क्या बोला जाता है कि वो सबसे ज्यादा प्लेंटी वाटर पीते रहे, जिससे क्या है, यूरिन में ब्लड आने के चांसेस ना रहे और ये जो मैस्ना है यूरिन की जल्दी सिक्रीट आउट हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? ये आप वर्ड याद रखिएगा, ऐसे सल्फोहाइड्रिल ग्रुप जो होता है वो क्या कर देता है, एक्रोलीन को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्यूसल्फोन, नाइट्रोसोयूरियाज, प्रोकार्बाजिन और इन सब के बारे में। ब्यूसल्फोन जो होती है, आपको इसमें याद रखना है कि ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जितने भी उस टाइप के कैंसर्स होते हैं उनमें दी जाती है। फाइब्रस टिश्यू जो लंग्स में बन जाता है, कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसका जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है, स्किन पिगमेंटेशन कर देता है, स्किन बिकम ब्राउन इन कलर। ठीक है, नाइट्रोसोयूरिया जैसे कार्मसिन, लोमसिन, ये आपके हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। इसमें याद रखना है कि ये ब्रेन ट्यूमर के लिए सबसे ज्यादा ड्रग ऑफ चॉइस बन जाते हैं नाइट्रोसोयूरियास। क्लियर है? उसके बाद प्रोकार्बाजिन जो आती है वो आपकी ये डायफ्राम
डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन कॉज करती है। इनका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो सेम है, N7 पोजीशन पे जाकर करेंगे और वहां पर जाकर एल्काइलेशन कर देंगे। बट कुछ कुछ साइड इफेक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि प्रोकार्बाजिन आपके डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन कॉज करती है, यानी कि अगर अल्कोहल जैसे जो वो आती है, अगर इस पर्टिकुलर ड्रग के बाद अगर अल्कोहल पीता है तो डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस कॉज होती है। नेक्स्ट, जहां से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे डाकार्बाजिन, ये आपकी स्पेसिफिकली ड्रग ऑफ चॉइस है लिम्फोमा में और मेलानोमा में। क्लियर है? अब डाकार्बाजिन को समझने के लिए, डाकार्बाजिन आपकी क्या है, ये भी क्या है, इनएक्टिव यानी कि प्रोड्रग है। ये जाती है बॉडी के अंदर, जब पेशेंट इसको कंज्यूम करता है CYP450 एंजाइम के थ्रू ये एक्टिव फॉर्म में आती है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म को हम MTIC बोलते हैं, मोनोमिथाइल ट्राइएजिनो इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड। अब ये जो MTIC है ये कन्वर्ट होती है एक हाईली रिएक्टिव आयन में। यहां पर आपको एक बात और समझनी है कि ये जो हाईली रिएक्टिव मिथाइल डाइजोनियम आयन बनाती है, ये आपका रिएक्टिव वेपन होता है जो डीएनए के अंदर ग्वानिन की O6 पोजीशन पे जाके बाइंड कर जाता है मिथाइल ग्रुप की तरह, जिसकी वजह से ग्वानिन थाइमिन के साथ में इनकरेक्टली पेयर हो जाता है और मिसमैच म्यूटेशन की वजह से सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, सेल अपोप्टोसिस में चली जाती है। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि जो डाकार्बाजिन है आपकी, पहली बात तो आपको याद रखनी है, ड्रग ऑफ चॉइस लिम्फोमा और मेलानोमा में होती है। ये जब इसको कंज्यूम करते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, यानी कि प्रोडक्ट है, लीवर के साथ ये जाती है, मेटाबोलाइज होती है, अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और एक्टिव फॉर्म में आने के बाद ये हाईली रिएक्टिव एक आयन बनाती है जिसको मिथाइल डाइजोनियम आयन कहते हैं। ये मिथाइल डाइजोनियम आयन क्या करता है, ग्वानिन की O6 पोजीशन पर जाके बाइंड होता है, जिसकी वजह से ग्वानिन की जो आपस में मैचिंग होनी थी वो नहीं हो पाती थाइमिन के साथ में, जिसकी वजह से मिसमैच होने के कारण सेल अपोप्टोसिस में चली जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इज प्लेटिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी प्लेटिनम डेरिवेटिव्स की, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कैसे काम करती है? ये भी मोस्ट हमारी प्रो ड्रग है, यानी कि इनिशियली ये इनएक्टिव होती है। क्लियर है? जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर जाती है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, ये इनएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लोराइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद ये क्या करेगी, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू कॉपर ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, जो इस पर्टिकुलर ड्रग को क्या कर लेता है, अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद सिस्प्लेटिन ब्लड सेल के अंदर चली जाती है और यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका एक्टिवेशन यानी कि एक्वेशन। ये सेल के अंदर जैसे ही जाती है और वहां पर प्रेजेंट क्लोराइड आयन को बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने के बाद ये क्या करेगी, H2O वाटर के साथ में पॉजिटिवली चार्ज होके एक्वाटिक सिस्प्लेटिन बना लेगा। वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा और वहां से उनको लेने के बाद एक्वाटिक सिस्प्लेटिन बना देगा। अब इसमें क्या होगा कि ये डीएनए को दो तरह से काम करती है, एक तो उसको इंट्रास्टैंड और इंटरस्टैंड दोनों तरफ से एकदम क्या करती है, क्रॉस लिंकिंग बना लेती है। यहाँ पर क्या है, 90% इंट्रास्टैंड ही होता है सिस्प्लेटिन के केस में। यहाँ पर जो ग्वानिन के ये जो ग्वानिन के बेसिस होते हैं उनके बीच में जाके चिपक जाएगी, जिससे डीएनए बेंड हो जाता है। डीएनए बेंड हो जाता है जिसकी वजह से डीएनए सेपरेट नहीं हो पाता, खुल नहीं पाता और डीएनए क्या हो जाता है, रेप्लिकेट नहीं कर पाता। यानी कि पॉलीमराइजेशन जो डीएनए का होता है वो स्टक हो जाता है। पॉलीमरेज गेट्स स्टक, जो एंजाइम इसको डिकॉइलिंग करते हैं, जैसे कि यहां पर समझिए आपका। अब जब ये एक्टिव सिस्प्लेटिन क्या करेगी, न्यूक्लियस के अंदर जाएगी, सेल में इसने एक्वाटिक बना लिया, ब्लड के साथ में वो बना लिया। अभी ये देखेगी ग्वानिन के जो बेसिस हैं उनके बीच में जाके स्टक हो जाएगी और एक्वाटिक सिस्प्लेटिन क्या करेगा, डीएनए को बेंड करा देगा दो तरीके से, एक इंटरस्टैंड और आपका इंटरस्टैंड। इंटरस्टैंड में क्या होगा, ये यहाँ पर भी क्रॉस लिंकिंग होगी, बट डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो जिप लॉक हो जाएंगे, मतलब खुलेंगे ही नहीं, सेपरेट आउट ही नहीं होंगे और यहाँ पर क्या है, सेल अपने आप को किल कर लेगी। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो P53 प्रोटीन होती है जो कि आपका क्या करती है, चेक करती है कि डीएनए प्रॉपर है या बना है या नहीं बना है। यहां पर इस डीएनए के डैमेज को ही चेक करती है कि डीएनए अगर प्रॉपर नहीं बना है तो क्या करेगी, अपोप्टोसिस के लिए सेल में चली जाएगी। इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को भी किल करते हैं। क्लियर है? अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग सिस्प्लेटिन, प्लेटिनम कंपाउंड है आपका, जो हम अभी पढ़ रहे थे। उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, उसके साइड इफेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक और इसके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। पहली बात, किडनी डैमेज हो जाता है, ऑटोटॉक्सिसिटी, हेयरिंग लॉस होने लगता है और इसी केस में सबसे ज्यादा नोजिया और वॉमिटिंग होती है।
जैसे जब लोग केमोथेरेपी की ड्रग्स ले रहे होते हैं तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो क्या करें, ऑन्डेंसेट्रॉन लें, जिससे क्या है उनको वॉमिट जैसी फीलिंग ना है। जैसे कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग होती है, उस केस में ऑन्डेंसेट्रॉन आपकी दी जाती है। क्लियर है? तो इसमें सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज होता है, ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, सीवियर नोजिया और वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा एमिफॉस्टिन क्या करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है, वो भी इसके साथ में दिया जाता है। और यहाँ पर बोलते हैं कि जिस किसी को सिस्प्लेटिन की ड्रग दी जा रही है उसको क्या है कि एल्यूमिनियम बेस्ड निडल का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है सिस्प्लेटिन को। क्लियर है? मीथोट्रेक्सेट, ये आपके अब स्टार्ट हो गए एनालॉग्स जो हम पढ़ रहे थे, नकली खाना। ये आपका फोलेट एनालॉग्स है, जिसको हम मीथोट्रेक्सेट के नाम से जानते हैं। अब ये जो मीथोट्रेक्सेट है ये कई डिजीज में भी एक्ट करता है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे आके। अब मीथोट्रेक्सेट को पहले समझ लेते हैं। हमारे जो डीएनए है, डीएनए के जो बेसिस हैं, जैसे कि हमारा थायमीन। अब थायमीन जो बेस है उसके लिए चाहिए फोलेट, और फोलेट की चाहिए एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो थायमीन बेस को बनाने के लिए नेसेसरी होता है, और थायमीन बेस की बेसिस पर ही डीएनए काम करेगा। अब यहां पर क्या है कि जो आपका फोलेट होता है बॉडी के अंदर, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि डीएचएफ डाइहाइड्रोफोलेट होता है। उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक हमारा एंजाइम काम करता है, डाइहाइड्रोफोलेट एंजाइम। इसी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के ऊपर मीथोट्रेक्सेट जाके बाइंड कर जाती है और मिमिक करती है कि बॉडी के पास बहुत सारा क्या है, फॉलिक एसिड है, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट मिमिक करेगी। और यहां पर क्या है, बट होगा कौन, ये सिमिलरली फॉलिक एसिड की तरह दिखती है। डीएचएफआर जो एंजाइम है आपका वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कन्वर्जन है आपका डाइहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट की एक्टिव फॉर्म में, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएगा आपके टेट्राहाइड्रोफोलेट में। और जब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तो जिसके लिए आपके थायमीन को बनने के लिए इसकी नीड होती है, तो थायमीन का टी बेस नहीं बन पाएगा। और जब वो टी बेस नहीं बनेगा तो डीएनए में आपस में बॉन्डिंग नहीं होगी। जब बॉन्डिंग नहीं होगी तो रिएक्शन क्या होगा, जब एक्टिव फॉर्म नहीं मिलेगी तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि इसकी वजह से थायमीन नहीं बनेगा और थायमीन लेस डेथ हो जाएगी, डीएनए का टी बेस मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से जो डीएनए वो आपस में जुड़ नहीं पाएगा और लास्ट में जाकर डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा, एस फेज अरेस्ट हो जाएगी, एस फेज में ये काम करती है और सेल डेथ हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? इस तरीके से आपकी अब मीथोट्रेक्सेट को एक सिंपल लैंग्वेज में समझे, फॉलिक एसिड चाहिए होता है थायमीन बेस बनाने के लिए। डीएचएफआर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, डीएक्टिव फोलेट को एक्टिव फॉर्म टीएचएफ में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है, थायमीन बेस बनता है और डीएनए की सिंथेसिस होती है। डीएनए की सिंथेसिस के लिए थायमीन बेस जरूरी होता है। अगर डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो एस फेज अरेस्ट हो जाएगा, एस फेज जब अरेस्ट हो जाएगा तो सेल ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, जब ये फोलेट को बनने ही नहीं देता तो क्या होता है, बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ल्यूकोवरीन रेस्क्यू करते हैं, फोलिनिक एसिड देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी अदर सेल्स हैं वो, जैसे कि विटामिन B9 ही तो होता है आपका फॉलिक एसिड। नॉर्मल सेल्स को फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल सेल्स में जब फॉलिक एसिड की कमी होगी तब बॉडी में अलग अलग तरह के रिएक्शंस और टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। इसके लिए हम बोलते हैं कि इस केस से नॉर्मल सेल्स को बचाने के लिए ल्यूकोवरीन रेस्क्यू किया जाता है। उस केस में आपको फोलिनिक एसिड दिया जाता है, फोलिनिक एसिड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड के टैबलेट्स भी दी जाती हैं अगर हम इसको लो डोज पे लेते हैं। इसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है। और उसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि जो फॉलिक एसिड होता है वो किडनी में क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी में क्रिस्टल्स बन जाते हैं और इसीलिए यूरिन को एल्कलाइन रखना पड़ता है ताकि मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी ना हो पाए। नेक्स्ट, अब ये आपके हैं प्यूरीन एनालॉग, जिसको हम दो ड्रग इसमें पढ़ते हैं, 6-mercaptopurine और 6-thioguanine। अब इनको समझने के लिए आपको सिंपल सा समझना है कि आपके बॉडी के अंदर प्यूरीन एनालॉग्स की जरूरत पड़ती है डीएनए को बनने के लिए। बट ये क्या है, ये उसके एनालॉग हैं। ये जाएंगे और डीएनए के रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से डीएनए बनेगा नहीं और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो यहां पर जो ड्रग है वो क्या करेगी, सबसे पहले एक्टिव होगी, एंट्री लेगी। एंट्री लेने के लिए उसको क्या चाहिए, एक्टिव होने के लिए HGPRT
एंजाइम की जरूरत पड़ती है। जब ड्रग सेल में एंटर करती है तो ये क्या करती है, ये अगर HGPRT एंजाइम नहीं है तो ड्रग आपके अंदर एक्ट नहीं करेगी, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। इस HGPRT को क्या करेगी, प्यूरिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगी। जब प्यूरिन का प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो असली एडेनिन और ग्वानिन बनेंगे ही नहीं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस है। यानी कि ये जाएंगे प्यूरिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से DNA बनेगा नहीं और जिसकी कारण DNA ब्रेक हो जाएगा और सेल डाई हो जाएगी। यहां पर क्या है कि इनको ब्रेकडाउन के लिए ज़ैंथीन ऑक्सीडेस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अगर एलोपिरिनॉल दे रहे हैं तो जो ड्रग है वो आपकी एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी। और यहां पर जो ड्रग क्या है, सीवियर बोन मैरो सप्रेशन करती है बॉडी के अंदर। अगर आपको एलोपिरिनॉल यूज करनी है, जिसकी वजह से ड्रग क्या है 75% रिड्यूस हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो HGPRT एंजाइम एक्टिवेट करता है आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्यूरिन एनालॉग्स को बनने के लिए। ये क्या करेंगे, उसको जाके बंद कर देते हैं जहां पर प्यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। प्यूरिन का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपके दो इंपॉर्टेंट बेस नहीं बनेंगे, जो कि DNA के रेप्लिकेशन DNA को बनने के लिए जरूरी है। जब DNA बनेगा ही नहीं तो क्या होगा, DNA नहीं बनेगा तो सेल अल्टीमेटली डाई कर जाएगी। ये इनका बेसिक मैकेनिज्म होता है, बट ये सीवियर बोन मैरो सपरेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट आपके पायरिमिडीन एनालॉग। ये पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स के क्या हैं, आपके एनालॉग की तरह काम करते हैं। ठीक है, इनका काम होता है कि ये यहां पर आपका आपका TUMB MP से आपका DTMB बनता है। ये छोटे बेस पे काम करते हैं, यानी कि यूरेसिल से थाइमीन बनता है। बट यहां पर जो ड्रग है 5-फ्लोरो-यूरेसिल या क्या करेंगे, जब DUMP से यूरेसिल से आपका थाइमीन बनता है तो वो बनता है आपका थाइमिडाइलेट सिंथेटेस एंजाइम के वजह से। अब ये क्या करेंगे, उस पर जाके स्टिक हो जाएंगे। ये एंजाइम नॉर्मली कन्वर्ट करता है DUMP को थाइमिडीन में। अब ये थाइमिडीन से आपका थाइमीन बनता है। अब ये T बेस DNA के लिए बहुत जरूरी होता है, इस एंजाइम की हेल्प से बनता है। बट ये जाएंगे इस एंजाइम के ऊपर जाके चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन रुक जाएगा। और जब ये कन्वर्जन रुक जाएगा तो यहां पर क्या होगा, थाइमिनलेस डेथ हो जाती है। क्लियर है। और ये कॉज करते हैं हैंड फुट सिंड्रोम, जिसकी वजह से स्वेलन हो जाते हैं आपके हैंड और फुट। क्लियर है। यहां से हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में जाएंगे और उस पार्ट 2 में माइक्रोट्यूबुल स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन में क्या हो जाता है, आपका पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन, यानी कि स्पिंडल फाइबर में स्पिंडल फाइबर को ये कैसे खत्म कर देते हैं। यहां तक आपको लेक्चर समझ में आएगा। इसके पार्ट 2 में हम आगे की जितनी भी ड्रग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द PYQ, जो लास्ट ईयर या लास्ट से लास्ट ईयर पूछे गए हैं आपके जीपीटी में। थैंक यू ऑल।